हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने प्रथम अध्याय को, जो क्लास 12th एनसीईआरटी का पहला पहला अध्याय है, जीवों में जन्म। जीवों में जन्म की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जनन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कैसे जीवन की निरंतरता को ये बनाए रखती है, और कैसे आप किसी भी सजीव के जीवन काल को पढ़ सकते हैं, कौन कौन से हिस्सों में तोड़ के, ये सारी कहानी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। ठीक है बच्चे, आज हमें पढ़ना है जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हमने पिछली कक्षा में बात कर लिए थे कि सजीवों की शरीर की चाहे जैसी भी हो, उनकी जो कायिक बनावट है, कायिक अस्तर है, वो किसी भी लेवल का हो, उनके अंदर मुख्यतः इस धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों के अंदर, मैं ये बोल रहा कि सब मतलब कंप्लीटली सबके अंदर नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जहां पे नहीं होती है प्रजनन की प्रक्रिया, लेकिन मुख्यतः मेनली मतलब 100 है तो 100 में से 98 97 में होता है ना। सबके अंदर क्या होती है, प्रजनन की प्रक्रिया चलती है, जिससे वो जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अभी हमें स्पेशली ये बात करनी है कि जो निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया थी, वो 2 प्रकार की थी। हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, और उन 2 प्रकारों में पहले प्रकार को डिटेल करके पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जन्म। क्या बोलते हैं बेटा? अलैंगिक जन्म। आइए देखते हैं क्या होता है अलैंगिक जन्म। जब आप बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो यहाँ पे एक बड़ी मजेदार सी बात होती है। बच्चों को जनरली जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है अलैंगिक जनन में इसलिए ये नाम लिखा होगा क्योंकि यहाँ पे लिंगों का समावेश नहीं होता। यहाँ पे बिना लिंग के ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अभी नहीं सीख सकते, आप लोगों के स्तर पे नहीं। लेकिन आप जब कभी हायर साइंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लिंग होते हुए भी बहुत से ऐसी प्रजातियां हैं जहां पे अलैंगिक जनन होता है। इसलिए हम जो आज तक रटते रहे हैं ना पिछला, कि लैंगिक जनन क्या होगा, अलैंगिक जनन क्या होगा, लिंगों के आधार पे, ये लिंगों के आधार पे नहीं होता। यह होता है पितृकों के आधार पे, कि कितने पितरों का इसमें समावेश हो रहा है प्रजनन प्रक्रिया में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखना है, अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन प्रक्रिया में संतान उत्पत्ति के लिए संतान उत्पत्ति हेतु केवल एक पितर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना कि जो अलैंगिक जनन है, यहाँ पे केवल एक पितर की आवश्यकता होती है। एक पितर लिख दिया, बात एक ही है। आप क्या देखते हो, कितना शुद्ध, चलो थोड़ा और शुद्ध कर देते हैं, पित्र ही लिख देते हैं। एक पित्र की आवश्यकता होती है, यहाँ पे पित्र लिख देते हैं। एक पित्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे एकल पैतृक प्रजनन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही शरीर से एकल पैतृक प्रजनन। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक ही शरीर है, एक ही काया है, और उससे उसके जो संतति है वो उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल आता है दिमाग में कि एक पैतृक जो प्रजनन है,
एक ही शरीर से, मतलब हम लोग जब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की, करेंगे भी आगे, तो लैंगिक प्रजनन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये द्विपैतृक होता है, इसमें दो पितृ चाहिए, एक नर पितृ और एक मादा पितृ। जो पितृक पीढ़ी होगी वहां पे कितने स्पीसीज होंगे? दो सजीवों का समावेश होगा। यहाँ पे कितने? केवल एक सजीव, एक पितृ का की आवश्यकता है, केवल एक पितृ का समावेश होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? एकल पैतृक प्रजनन। जहां पे भी आपको आज के बाद, ध्यान दें, आज के बाद आपको कहीं पे भी ऐसा दिखाई दे पूरे बायोलॉजी में, यहां पे या कहीं पे भी ऐसा दिखाई दे कि वहां पे एक ही शरीर से, एक ही आकार से, उसके ही एक स्पीसीज से ही वो संतति उत्पन्न करने में क्षम्य है, उसके पास ये क्षमता है कि वो एक ही शरीर से अपनी पीढ़ियां चला पा रहा है, ऐसे प्रजनन को आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे प्रजनन को हम बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन विधि। क्या बोलेंगे बच्चों? अलैंगिक प्रजनन की विधियां बोलेंगे, जहां पे भी हमें दिखाई देगा। ये चीज तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अलैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन के समान, हम लोग लैंगिक भी पढ़ेंगे बाद में, अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन के समान यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं होती। देख, यहां पर नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। कितनी सिंपल सी बात है। जब आप बोल रहे हैं कि यह अलैंगिक जनन एक पैतृक है, एकल पैतृक है, तो इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण हो ही नहीं सकता। यस और नो? इनमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। पहली चीज, जब युग्मक नहीं बनेंगे तो यहाँ पे युग्मनज जैसी संरचनाएं भी नहीं बनती, क्योंकि युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनते हैं। तो यहाँ पे जब मादा और नर व मादा युग्मक ही नहीं बने तो संलयन भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे युग्मनजों की उत्पत्ति भी नहीं होती। यहाँ पे युग्मक भी नहीं बनते, और फिर यहाँ पे युग्मक नहीं बनते तो यहाँ पे युग्मनज भी नहीं बनते। यानी यहाँ पे दो चीजें ध्यान देना है, यहाँ पे ना तो युग्मक बनेगा ना तो युग्मनज बनेगा। तो ना युग्मक बना ना युग्मनज बना, तो युग्मनज से ही उत्पन्न होते भ्रूणीय संरचनाएं, तो यहाँ पे भ्रूण भी नहीं बनता। ये जो सीखा है ना आप लोगों ने, ये जो देखा है, यह एक प्रश्न है जो आप लोग प्रश्नोत्तर लगाओगे तो आपको मिलेगा। यहाँ मतलब अलैंगिक जनन में यहाँ पर भ्रूणीय प्रवर्धन भी नहीं पाया जाता। बहुत अच्छे से याद कर लो, कहीं आगे आएगा, आपको पढ़ाऊंगा, एक वर्ड आएगा पॉली एम्ब्रियोनी, है ना, आगे आएगा। चलो फिर अभी के लिए इतना है। यहाँ पे देख लो, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पितृ की आवश्यकता होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसा है, यहाँ पे एक पितृ चाहिए, इसलिए आपने क्या बोल दिया, इसे एकल पैतृक बोल दिया। यहाँ पर नर व मादा युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं है तो युग्मनज नहीं बनेगी, और युग्मनज नहीं है तो भ्रूणी विकास भी नहीं होगा। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि अलैंगिक जनन में क्या क्या चीजें चलती है, तो अब हमें ये देखना है, कुछ उदाहरण देख लें कि कहां पर ये हो रहा है, ताकि हमने ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं इसको हम वहां पे देख पाए कि क्या हमने जो बात की है अलैंगिक जनन के बारे में, वो चीज अपने विभिन्न उदाहरणों में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आइए बात करते हैं अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरणों की। देखिए जरा, तो अलैंगिक जनन की पहली विधि पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहली विधि पढ़ रहे हैं विभाजन।
विभाजन की बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन में जो विभाजन है, ये विभाजन दो प्रकार का होता है। कभी कभी तो यह विभाजन कैसा हो रहा है, द्विविभाजन बोलते हैं। कभी कभी इस विभाजन को क्या बोलते हैं, द्विविभाजन। यहाँ पे जो भी स्पीसीज आप देखेंगे उसके अंदर, उसकी शरीर के अंदर ऐसा विभाजन होगा कि उसका संपूर्ण शरीर दो हिस्सों में बट जाएगा। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विभाजन में द्विविभाजन। द्विविभाजन की प्रक्रिया सामान्यतः ये द्विविभाजन आपने अमीबा वगैरह के अंदर देखा है। अमीबा के अंदर आप लोग ऐसे संरचनाएं देखते हैं कि अमीबा की एक कोशिका है। और अब अच्छी बात यह है कि अमीबा में बहुत सुंदर बनाता हूँ, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, तो कुछ भी बना दो अमीबा बन जाता है। यस और नो? ये क्या बेटा, एक अमीबा की संरचना है। अमीबा, इस अमीबा के अंदर द्विविभाजन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। साफ साफ नाम बता रहा है कि इसका जो पूरा शरीर है, वो एक बॉडी जो दिख रहा है ना अमीबा का, ये एक बॉडी टूट के दो हिस्सों में बदल जाती है। एक अमीबा ये हो गया, दूसरा अमीबा हो गया। एक अमीबा था और ये इस अमीबा की हो गई आपकी दो पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलेंगे इन्हें, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पुत्री कोशिकाएं। संतति कोशिकाएं आप बोल सकते हैं, या आप इसी को क्या बोल देते हैं, पुत्री कोशिकाएं अथवा इसी को आप क्या बोल देते हैं, पुत्री कोशिकाएं। यस और नो? ये एक कोशिका का विभाजन होके उसके शरीर से दो कोशिकाओं का बनना विभाजन कहलाता है। और यह विभाजन जहां पे हम एक से दो बना रहे हैं क्या कहलाता है, द्विविभाजन। किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर। देखिए यहाँ पे एक अमीबा की कोशिका थी, हाँ या ना चाहिए, यहाँ पे एक अमीबा की कोशिका थी और इस अमीबा से दो अमीबा बन गए। अब बच्चों यहाँ पे जो बच्चे नॉर्मली सीख रहे हैं, जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है वो आप लोग सीख गए कि हाँ एक से दो बन गया, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान सिखाना चाहता हूँ। है ना, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को रटे नहीं, समझ के पढ़े। देखो बच्चों, आज आप लोगों को एक बढ़िया सी बात सिखाता हूं। जैसे अभी हमने बात की अमीबा की कोशिका की, अभी हमने क्या लिया, अमीबा की कोशिका। और अमीबा की कोशिका से जो संतति बनी, जो इसकी संतान उत्पन्न हुई, वो भी अमीबा बनी। अरे ऐसा नो यार, वो भी क्या बनी, अमीबा बनी। अमीबा का जो बेटा होगा, जो उसके डिवीजन से बन रहे उसकी संतति, वो अमीबा ही होगी। ठीक वैसे ही है क्या ये, जैसे हम बात करें इंसान की, हमने बोला कि भाई ह्यूमन की बात कर लो, मानव की बात कर लो, मानव की जो संतति होगी वो हमेशा मानव होगी। वो लड़का लड़की अलग है, वो लिंग के आधार पे लड़का या लड़की हो सकती है, बट मेरा सवाल ये है कि अगर लड़का लड़की को छोड़ दो तो ये तो स्पष्ट है ना कि मानव की जो प्रोजेनी बनेगी वो मानव बनेगी। ये क्लियर है बच्चे? फिर सुनना, तीसरी चीज, आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ पे हमेशा आम का फल लगता है, यस और नो? या मैं बोलूं कहीं पे अमरूद का पेड़ है, तो
तो इस अमरूद के पेड़ पे हमेशा अमरूद का फल लगेगा। तो आप सोचेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, ये भी कोई बताने की बात है? आम के पेड़ पे आम ही होता है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही होगा। इसमें कौन सा साइंस है? इसमें साइंस है, इसमें साइंस है बेटा, इसमें विज्ञान है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि इस आम के पेड़ पे अमरूद उग जाए? ऐसा क्यों नहीं होता कि आम के पेड़ पे अमरूद उग जाता? क्या फर्क पड़ रहा है? और अमरूद हो जाते, या अमरूद के पेड़ पे और आम उग जाते? ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है इन जीवों में, जो इनकी पैतृक पीढ़ियां हैं, इन पैतृक पीढ़ियों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है। चाहे वो अमीबा की बात करो, मतलब चाहे आप वो सरल जीव की बात करो, या आप बात करो मानव की, आप उच्च जीव की बात करो, कोई भी जीव हो या पादपों की बात करो, सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो हमेशा उससे उसके जैसे ही संतान उत्पन्न करवा रही है। हाँ या ना चाहिए? आप ये मसाला समझे तो हाँ या ना चाहिए कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि जीवों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पाया जा रहा है जिससे कि जो संतति की उत्पत्ति हो रही है वो अपने पितरों के समान ही हो रही है। स्पष्ट है? अब मेरा सवाल है कि ये जो घटना दुर्घटना आप लोगों ने देखा, आपको घटना लगे या दुर्घटना लगे, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आम के पेड़ पे आम उग रहा है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उग रहा है? सीखे? सीखे बच्चों? आइए देखते हैं। जब भी हम एक कोशिका की संरचना लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? जब भी हम एक कोशिका की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंपल सी कोशिका बना रहा हूं, इसके अंदर कुछ XYZ कोशिकांग हो सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस नहीं भी है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला है मैं एक कोशिका का चित्र बना रहा हूं, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं ससीम केंद्रीय कोशिका बना रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं असीम केंद्र की कोशिका बना रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल। कोई सी भी हो सकती है, अरे समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो कोशिका होगी वो कोई सी भी होगी। हाँ बस एक चीज होगा, हमने खैर ये तो पता है 11th में पढ़ लिया था कि अगर कोशिका ससीम केंद्र की होगी तो उसके अंदर कोशाबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे, और अगर कोशिका असीम केंद्र की होगी तो उसके अंदर, उसके जीव द्रव्य के अंदर कोई भी कोशाबद्ध संरचनाएं नहीं पाई जाती है। यस और नो? सिंपल सी बात है, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये हो गई एक कोशिका, ठीक है, ये हो गया इसका जीव द्रव्य। देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। और मैं 12th क्लास का ये पहला कॉन्सेप्चुअल चीज सिखा रहा हूं जो आप यहां सीखोगे और आपके पूरे पूरे लास्ट यूनिट तक, मतलब 4 यूनिट में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए अच्छे से सीखना। जीव द्रव्य है, ये है कोशिका, ये क्या है? कोशिका। जब भी कहीं पे भी कोशिका का विभाजन होता है, आप लोगों ने ये भी 11th में पढ़ा है कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन हमेशा 2 चरणों में होता है। यस और नो? कोशिका विभाजन हमेशा कैसे होता है? 2 चरणों में। प्रथम चरण होता है यहाँ पे केंद्रक विभाजन का। सबसे पहले क्या विभाजित किया जाता है? केंद्रक का विभाजन। पहला स्टेप क्या होता है? केंद्रक विभाजन। दूसरा स्टेप क्या होता है? कोशाद्रव्य का विभाजन। क्या होता है लल्ला? कोशाद्रव्य विभाजन। यानी केंद्रक के विभाजन के समय हमेशा 2 चीजों को विभाजित किया जाता है मुख्यतया। वो कौन कौन चीजें होती हैं? एक तो उस कोशिका की केंद्रक को, और दूसरा उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को या कोशा द्रव्य को। कंफर्म है बेटा? देखिए, आप लोगों को पता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा? जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर पाई जाती है, कोशिका लिखा है केंद्रक होगा, उस केंद्रक के अंदर पाया जाता है इसका आनुवंशिक पदार्थ। पता है बच्चों? केंद्रक के अंदर पाया जाता है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो मुख्यतया क्या होता है? DNA।
कोशिका के अंदर क्या, केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। जो आनुवंशिक पदार्थ मेनली क्या है, कोशिकाओं के अंदर यह आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतया होता है डीएनए। ये क्या होता है बेटा? डीएनए। और आप देखेंगे कि जब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जब इस केंद्रक का विभाजन होता है, ध्यान से सुनेंगे, अब मैं आ रहा हूं, ये डीएनए, ये आनुवंशिक पदार्थ, यह वो पदार्थ है, ये डीएनए जो है ना, डीएनए वो पदार्थ है जो किसी भी जीव की शारीरिक संरचना व उसके अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ये आपके अंदर जैसा आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, वैसे आपके बॉडी के अंदर जीन्स होंगी, वैसे क्या होंगी? जीन्स होंगी। और इन्हीं जीन्स से, इन्हीं आनुवंशिक पदार्थों से आपके शरीर की सारी चीजें, आपके पूरे के पूरे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर, जो फिनोटाइप आपका दिख रहा है, आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, घने बाल है, काले बाल है, सफेद बाल है, ये सब कुछ किसी भी जीव के अंदर जो कुछ भी दिखता है, इन डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन। ध्यान से देखिए, क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और यह जीन ही किसी भी जीव के संपूर्ण जो लक्षण दिखते हैं, जो दिखने वाले लक्षण हैं, जिसे आप फिनोटाइप बोल रहे हैं, यही उसके फिनोटाइप बनाते हैं। फिनोटाइप मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, दिखने वाले लक्षण। दिखने वाले लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? जीन। कैसे करता है? फिनोटाइप बना के। क्लियर बच्चे? यहाँ पे क्या बनाया जीन ने? फिनोटाइप। और जीन जैसे ये फिनोटाइप बनाता है, उसे बोल देते हैं जीनोटाइप। और जीनोटाइप क्या करता है? जीनोटाइप सभी सजीवों के अंदर, सभी जीवों के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं को निर्धारित कर देता है। यानी कोई भी संरचना कैसा बनेगा, दिखने में कैसा है, और उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी चल रही हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए की।